Hello everyone, I am Rashi Prabha and welcome to our channel Combine CS. In this video, we are going to discuss Artificial Intelligence June 2023, all the questions which is asked in the UGC NET examination. So let's get started. So this is the first question asked. So which of the following is not a property of a good system for representation of knowledge in a particular domain? So basically this is the question related to artificial intelligence knowledge representation. आप किस तरीके से अगर कोई मॉडल बनाना चाहते हैं तो उसमें किस किस टेक्निक्स का यूज करके आप अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सिमेंटिक होता है आपका, semantic है, then you have network model, then you have first order predicate logic, then we have quantifiers। तो ये सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा गया विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ओके, एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड। मतलब ये एक बार नहीं पूछा है, ऑलरेडी यूजीसी नेट में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं वो आपके आंसर्स कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। सो इफ वी सी द आंसर, सो बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में द फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी। सो इट इज द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड नॉलेज। रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी का ये मीनिंग है आप किस तरीके से अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सेकेंड वन इज इन्फ्रेंशियल एडुकेसी। सो इन्फ्रेंस मीन्स to manipulate something to produce some new knowledge. Inference का मतलब है to produce some new knowledge. So that is inferential adequacy. Inferential efficiency, the ability to direct the inferential mechanism into the most productive directions by storing appropriate guide. Efficiency का मतलब क्या आएगा कि जो भी आपने information retrieve किया है that must be good enough. Acquisition efficiency, the ability to acquire new knowledge using the automatic method. So these are the 4 different types of knowledge representation. Basically, these are the properties of knowledge representation. आप कोई भी मेथड का अगर आप यूज करते हैं उनमें एटलीस्ट ये 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सो क्लियरली वी कैन सी प्रेजेंटेशन की बात नहीं हुई है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। बट ये जब क्वेश्चन पूछा गया था जून 2023 में, तो कई सारे स्टूडेंट्स थे जो ये बोल रहे थे कि इस क्वेश्चन का ग्रेस मिलना चाहिए। वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन्फ्रेंशियल का स्पेलिंग रॉन्ग है, अगेन इसका स्पेलिंग रॉन्ग है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक्चुअली दैट क्वेश्चन मस्ट बी इन द ग्रेस, बट इसका ग्रेस नहीं गया था। तो आप बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर सकते हैं कि यूजीसी नेट का जो फाइनल की आंसर आता है व्हाट आंसर्स दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। तो उन्होंने इसका करेक्ट आंसर 1 दिया है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। बट आप ये कंसिडर ना करें कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप कोई भी ऑप्शन लगाकर चले जाएंगे। आप अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करेक्ट आंसर को टिक मार्क करके आएंगे। ओके, सो नाउ वी कैन सी इन्फ्लुएंशियल एडिक्वेसी है, इन्फ्लुएंशियल एफिशिएंसी है, बट एक्विजिशन एफिशिएंसी है, बट यहाँ पे प्रेजेंटेशन रिलेटेड कुछ भी नहीं है, नॉट पूछा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो ये एक क्वेश्चन हो गया जो कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। यूजीसी नेट में आपको ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि दे हैव गिवन यू द मीनिंग और डेफिनेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, तो सेम क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पूछा गया है कि वहां पे उन्होंने एक तरफ ये लिखा था ऑल द 4 कीवर्ड्स एंड देन दे हैव रिटन द डेफिनेशन, और आपको मैच करना था। तो ये दोनों टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है और रिसेंट ईयर में पूछा गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Given below are the two statement, one is labeled assertion and other is labeled as reason। तो आपको ये बताना है कि assertions reason करेक्ट है क्या है। और दिस इज द सेम पैटर्न जो कि पेपर 1 में हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको देखना है स्टेटमेंट क्या है और जो रीजन है क्या वो उस स्टेटमेंट को वैलिड बना रहा है। सो दैट इज द आंसर। ओके, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको बताना है। सो दिस इज अ न्यू क्वेश्चन टाइप इन द यूजीसी नेट जो 19 से पूछ ही रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बेस्ट मेथड ये होता है कि आप असर्शन के बाद यहाँ पे बिकॉज लगाएंगे और देखेंगे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डेंड्रल इज एन एक्सपर्ट सिस्टम। सो नाउ एक्सपर्ट सिस्टम इज द टॉपिक जिस पे रिसेंट ईयर में बहुत क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। तो डेंड्रल क्या है? दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल यूज इन द एक्सपर्ट सिस्टम एंड द रेशनैलिटी ऑफ एन एजेंट इज नॉट रिलेटेड टू इट्स रिएक्शन टू द इन्वायरमेंट। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे पता है फॉल्स हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप पढ़ते हो एजेंट के बारे में, तो वी आर द एजेंट। अगर आप कोई मॉडल बना रहे हैं, मॉडल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एजेंट। तो एजेंट के अंदर जब आप कुछ भी मॉडल करेंगे, इफ यू आर राइटिंग एन एल्गोरिदम, तो ऑब्वियसली वो ऐसा होना चाहिए कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसको परसीव करे और उसके अकॉर्डिंग ही वो वहां पे आपको एक्शन प्रोवाइड करे। तो जब यहाँ पे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, तो एजेंट आपको क्या आंसर देगा? और रेशनैलिटी आप कैसे किसी एजेंट का बताओगे? रेशनैलिटी मतलब है द डिसीजन दैट इट इज गोइंग टू टेक दैट मस्ट बी फेयर एनफ। तो ये दोनों स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो ऑप्शन वन का आप जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर प्रोवाइड करना, बट लेट मी गिव यू द आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज ट्रू। तो ये ऑप्शन तो आपका ट्रू है, क्योंकि जनरल एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर आता है। और रेशनैलिटी ऑफ एन एजेंट इज नॉट रिलेटेड, नो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ये रिलेटेड होता है आपके इन्वायरमेंट में। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो आप अगर एआई का पूरा प्लेलिस्ट अगर हमारा चेक करेंगे, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक्सपर्ट सिस्टम बहुत पुराना टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इट इज अ सिस्टम, an expert system is an AI software that uses knowledge stored in the knowledge base to solve problems that would usually require a human expert, thus preserving a human expert's knowledge in its knowledge base. एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब आप क्या समझेंगे? कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो सॉल्व नहीं हो सकते, उसके लिए वी आर हैविंग सम एक्सपर्ट, ओके। सो दे आर कमिंग, दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे कैन इजिली क्रैक द सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम होता है। अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम की बात करें, इसमें एक्सपर्ट्स यूजर होगा, उसकी कोई भी क्वेरी होगी, ओके। ये कोई भी नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर है जिसको बोला जा रहा है नॉन एक्सपर्ट यूजर, उसकी कोई क्वेरी होगी। तो दीज आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड इन द एक्सपर्ट सिस्टम। एक यूजर का इंटरफेस होगा जो यूजर की क्वेरी को इनपुट लेगा। फिर यहाँ पे इन्फ्रेंस इंजन होगा। इन्फ्रेंस इंजन का मतलब है वो डेटा है, डेटा से नॉलेज रिट्रीव करेगा। व्हाट इज द क्वेरी, उसको वो अच्छे से रिट्रीव करेगा। नॉलेज बेस मतलब हमने क्या किया है, किस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी वी हैव द डेटाबेस क्रिएटेड, उस डेटाबेस में से हम वैल्यू फेच करेंगे एंड देन वी विल गिव द एक्सपर्ट आंसर। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। तो अगर आप कंपोनेंट की बात करें, आपके कंपोनेंट से भी कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बिल्कुल भी नया क्वेश्चन नहीं है। अगर हम नॉलेज बेस की बात करें, इट रिप्रेजेंट फैक्ट्स एंड रूल्स, तभी तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ नॉलेज इन अ पर्टिकुलर डोमेन which is used to solve a problem, procedure, intrinsic data and so on। तो पहले तो एक्सपर्ट सिस्टम का आपको ये कंपोनेंट्स लर्न होना चाहिए, बिकॉज मैं आपको बता दूं, ये भी आपका पीवाईक्यू है जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि विच आर द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट सिस्टम या विच आर नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सॉरी एक्सपर्ट सिस्टम। तो नॉलेज बेस होता है, इन्फ्रेंस इंजन होता है, एक्विजिशन मॉडल होता है, यूजर इंटरफेस होता है और एक्सप्लेनेशन मॉडल होता है। आप 2018 के राउंड क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इन और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो फिर अगेन यहाँ पे आपका एमसीक्यू पूछ लेगा यहाँ पे बेस्ड ऑन डेफिनेशन। तो नॉलेज बेस का मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फैक्ट्स एंड रूल्स के बारे में बात होती है। इन्फ्रेंस इंजन क्या करेगा? द फंक्शन ऑफ इन्फ्रेंस इंजन इज टू फेच द रेलेवेंट नॉलेज फ्रॉम द नॉलेज बेस। मतलब डेटा बेस में एक प्रॉब्लम से रिलेटेड कई सारे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आंसर स्टोर्ड है, तो वहां से आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे। यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटाबेस। So that is inference engine. Okay. Knowledge acquisition and learning model. The function of this component is to allow an expert system to acquire more and more knowledge from the various sources and store it into the knowledge base. नॉलेज एक्विजिशन का मतलब क्या है कि आपने जो भी मॉडल बनाया है उसको आपको रीडिफाइन करना है, मॉडिफाई करते रहना है, उसमें जो भी नए चेंजेस हो रहा है उसको एकोमोडेट करना है। जैसे जो पुराने क्वेश्चंस आते हैं, हम क्यों यहाँ पे 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट टाइम पे यही सारे क्वेश्चन को रिफ्रेम करके दिया जाएगा। तो दैट इज द सेम थिंग कि व्हेन वी आर डीलिंग विद अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो नॉलेज का एक्विजिशन होना चाहिए। यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है? दिस मॉड्यूल मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ नॉन एक्सपर्ट यूजर टू इंटरेक्ट विद द एक्सपर्ट सिस्टम। इंटरफेस का मतलब ये है जिसके बीच में हम और आप कम्युनिकेट करेंगे। What is explanation module? This module helps the expert system to give a user an explanation about how the expert system reached a particular conclusion. तो यहाँ पे प्रॉपरली हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा है और किसी वजह से अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ एग्जामिनेशन में, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको पढ़ना कैसे है कि पूरा पूरा एक्सपर्ट सिस्टम आपको पढ़ के जाना है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, उनके डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। सिमिलरली
एजेंट के बारे में सब कुछ पढ़ना है। सिंगल एजेंट होता है, एजेंट के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे डिटरमिनिस्टिक हो गया, स्टोकास्टिक हो गया, मल्टी एजेंट है, मल्टी एजेंट के क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ना होता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। तो अब जैसे माइसिन पे आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बार उन्होंने डेंड्रल पूछ लिया, तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए आपके पास ये लिस्ट होना चाहिए विच आर मोर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लिस्टिंग दिया है, आप सिंपली विकिपीडिया करिए और आप इसमें और भी अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जैसे माइसिन या डेंड्रल है, इसका बेसिकली यूज क्या होता है। अगर हम डेंड्रल की बात करें, ये केमिकल एनालिसिस में या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में यूज किया जाता है। माइसिन इज जस्ट अ ड्रग जिसमें बैक्टीरिया वगैरह से हम लड़ने के लिए वहां पे कुछ कॉम्पोजिशंस वगैरह ऐड करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल का क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, और अगर हम एजेंट की बात करें तो रेशनल एजेंट कौन होगा। एजेंट इज समथिंग दैट एक्ट्स, ओके, जिसमें अपना ऑटोनोमस कंट्रोल होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट को परसीव करे, बहुत टाइम तक उसमें वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव होना चाहिए, अडॉप्टिंग टू चेंज एंड इट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग रेशनल डिसीजन। तो ये सारे आपके फीचर्स होते हैं किसमें, रेशनल एजेंट में। तो इस तरीके से मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी सिखाया है एआई को, जब आप पूरा प्लेलिस्ट को कवर करेंगे। एजेंट है, एजेंट में अपनी एबिलिटीज होते हैं, उनके गोल्स डिफाइन होते हैं, उनका कुछ प्रायर नॉलेज होता है, वो कुछ ऑब्जर्व करते हैं इन्वायरमेंट को, उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं। इन सारे इंफॉर्मेशन को कंसीव करके फिर वो इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है उसको वो एक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर वो एक्शन ही नहीं प्रोवाइड करेगा देन व्हाई वी आर मेकिंग अ मॉडल। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आप इलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, और ऐसे भी ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, बट हाँ ये स्टेटमेंट ही आपका फॉल्स है। नाउ दिस वाज अ क्वेश्चन जो जून 2020 में पूछा गया, अरेंज एक्सपर्ट सिस्टम इन दर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। जैसा मैंने बताया, एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स के थोड़े से आप प्रॉपर्टीज वगैरह भी पढ़ ले 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकेंगे। और इसको एक्सपर्ट सिस्टम को असेंडिंग ऑर्डर में डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। मतलब सबसे पहले कौन सा आया था, तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट डेंड्रल ही आया था। अगर ये छोटी सी बात भी अगर आपको पता है तो सारे ऑप्शंस यहाँ से आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो पहले डेंड्रल था, फिर माइसिन आया, फिर प्रोस्पेक्टर आया, फिर आंसरमैन आया, फिर जनरल एक्सपेक्टर सिलेक्टर आया। सो इट मीन्स जो मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट बताई है, ठीक है, इस लिस्ट के अलावा भी आपको वो 4 पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेना, बिकॉज दे ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। तो ये तरीका होता है किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का। Now, moving to the next question, which of the following is not a solution representation of genetic algorithm? मैं हमेशा बोल रही हूँ और आज भी बोल रही हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लास्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिक एल्गोरिदम एंड एनएलपी, पहले इसके ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता था, बट अब इसके किस तरीके से इसमें ऑपरेटर्स यूज होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे टेक्निक्स होते हैं, उन टेक्निक्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इस पे क्वेश्चन पोर्शन लगा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जेनेटिक एल्गोरिदम और एनएलपी का एटलीस्ट यू आर सपोज टू रीड द विकीपीडिया। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, उस 1 घंटे में विकीपीडिया को जरूर पढ़िए और एटलीस्ट एक शॉर्ट नोट बनाइए जेनेटिक एल्गोरिदम का, एनएलपी का, बिकॉज ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं पता तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर ये क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ जून 2023 में पूछा है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, हर बार जेनेटिक एल्गोरिदम से एक स्टेप आगे का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आंसर पता है, यस, बाइनरी वैल्यू, रियल वैल्यू और परमुटेशन, ये तीनों आपके रिप्रेजेंटेशन होते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम में, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज बेसिकली द जेनोटाइप रिप्रेजेंटेशन, जिसमें यहाँ पे ऑलरेडी है, इंस्टेड ऑफ कॉम्बिनेशन वी हैव इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए सिंपली आप इसको गूगल करिए, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, उसके एग्जांपल्स को जरूर रीड कर लीजिए, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कुछ टेक्निक्स वगैरह का यूज करता है फिर आप वो पढ़ के देखिए, बिकॉज नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड रियल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इंटीजर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, ओके। एंड बेसिकली
ये चार तो आपका ब्रॉड कैटेगरी है जेनेटिक एल्गोरिदम में रिप्रेजेंटेशन की। बट अगर हम जेनेरिक बात करें, मतलब अगर आप विकिपीडिया पढ़ेंगे तो आपको वहां पे जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ओके, कॉमन जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें लिखा बाइनरी एरे, इंटीजर को ही रियल वैल्यूड एरे बताया गया है, बाइनरी ट्री, नेचुरल लैंग्वेज, पार्स ट्री, डायरेक्टेड ग्राफ। तो इन सारे तरीके से आप किसी भी जेनेटिक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पे अगर ट्री नहीं दिया तो आप ये मत समझे यही चार है, इसलिए मैंने बोला एटलीस्ट यू आर सपोज टू लर्न द विकिपीडिया। नाउ दिस इज द सेम क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक जेनेटिक एल्गोरिदम। तो मतलब एक टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पूछ लिया है जेनेटिक ऑपरेशन और एल्गोरिदम में काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे म्यूटेशन होता है, क्रॉस ओवर होता है, पॉपुलेशन में से सैंपल में से हम कुछ वैल्यूज को रिट्रीव करते हैं। तो बेसिकली देयर आर 5 डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन जेनेटिक एल्गोरिदम, और हर एक स्टेप में कुछ उसके ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, जैसे पहले ये पूछा था क्या म्यूटेशन इसका पार्ट है, तो यस, वो क्वेश्चन 2019 का था। 2020 में इसके स्टेप्स पे क्वेश्चन पूछा है, और उसके बाद फिर सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछ लिया है। अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटर से एक म्यूटेशन, तो म्यूटेशन के अंदर क्या क्या आपके ऑपरेटर होते हैं, रैंडम रीसेटिंग होती है, स्क्रैम्बल होती है, इन्वर्जन होती है, या डिफरेंस होता है। अगेन दिस इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप सॉल्व करेंगे, इसके आगे पीछे का कोई भी यहाँ पे हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं होता है। करेक्ट, तो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज नॉट पूछा है तो डिफरेंस जैसा कोई भी म्यूटेशन ऑपरेशन नहीं होता है। तो क्या क्या होता है, तो ये तीन तो आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए कि ये तीन तो होता ही है। उसके अलावा आप देखो, बिट फ्लिप म्यूटेशन होता है और स्वैप होता है। तो ये तीन आपको ऑप्शन में गिवन है, इसके अलावा दो और होते हैं, बिट फ्लिप एंड स्वैप। तो ये आपके नोट्स में होने चाहिए। एंड द लर्नर्स दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आप जरूर टेलीग्राम से ज्वाइन करके रखिए, बिकॉज आफ्टर दिस वीडियो आई पोस्ट दिस कंप्लीट पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो आप वहां से इन नोट्स को ले सकते हैं। अदरवाइज मैं वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लर्नर्स है जो नोट्स के लिए पूछते हैं। तो आप वेबसाइट पे चेक करें या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन विच इज नॉट द कॉम्पोनेंट, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है नेट में आजकल, वो आपको करेक्ट नहीं पूछेंगे, करेक्ट की जगह आपको इनकरेक्ट पूछेंगे। ये इनका स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी है चलो ट्रू ही पूछेगा। नहीं, वो ट्रू नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछ रहा है फॉल्स। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जा रहे हैं। अब जैसा मैंने बोला एनएलपी, एनएलपी के कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो अगर एनएलपी आप पढ़ते भी हो तो पहला ही टॉपिक पढ़ाया जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को समझने के लिए आपको क्या क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट है। मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, तो ऑब्वियसली अगर आप लर्नर है तो आपको मेरी भाषा समझ में आनी चाहिए। मतलब मैं बोल रही हूँ, उसके पीछे कुछ ग्रामर के रूल्स होंगे, उसकी कुछ मीनिंग निकल रही होगी, मैं किस वर्ड पे ज्यादा इंफेसिस देके पढ़ा रही हूँ, तो साउंड की बात होगी। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी। अगेन नॉट पूछा है, तो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है लेक्सिकल एनालिसिस, मतलब हर एक टोकन को एनालाइज करना। सिमेंटिक का मतलब है जो आप बोल रहे हैं उसकी मीनिंग वगैरह समझ में आना चाहिए। एक सिंटैक्टिक भी होता है, जिसको मैंने बोला ग्रामर के रूल्स, जिसको आप बोलते हैं सिंटैक्स। डिस्कोर्स, कि आपने यूनिवर्स में से जो भी एक सेट उठाया है, उस सेट का सबसेट अगर बना रहे हैं तो व्हाट इज द मीनिंग विच इज कमिंग फ्रॉम दैट यूनिवर्स। फिर एक होता है प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का भी मीनिंग सेम निकल कर आता है कि व्हाट इज द मीनिंग, किस तरीके से हम उसको अलग अलग कंटेक्स्ट में समझते हैं। तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो मीनिंग नहीं होता है, क्यों, क्योंकि सिमेंटिक का ही मतलब हो जाता है मीनिंग। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को इलिमिनेट कर सकते थे, बिकॉज सिमेंटिक का मतलब ही मीनिंग होता है, तो अलग से मीनिंग एनालिसिस क्यों करना है, नहीं करना है। और आपके नोट्स में फिर ये 5 कंपोनेंट्स एडेड होना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्या करेंगे, एटलीस्ट यू आर सपोज टू गो डू द विकीपीडिया एंड यहाँ पे आप पढ़िए कि इसका मीनिंग क्या है, सिंथेटिक एनालिसिस क्या है, और इसके अंदर अगर कोई टेक्निक्स है तो उसका भी नाम लिख के रखिए, बिकॉज नेक्स्ट टाइम दे कैन आस्क द क्वेश्चन वन स्टेप अहेड विच इज आस्क्ड राइट नाउ। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक ही टॉपिक से कितना पूछ लिया, यहाँ पे भी एक्सपर्ट सिस्टम है, यहाँ पे भी जेनेटिक एल्गोरिदम है। मतलब अगर आप 3 से 4 टॉपिक भी एआई का पढ़ के जा रहे हैं तो आप इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट जब मैं इंटरव्यूज लेती हूँ तो कई सारे लर्नर्स मुझे ये फीडबैक देते हैं कि एआई इज वेरी वास्ट, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसा नहीं है, because there is a demand of AI right now, so that is why they are having a broad scope of AI,
और थोड़ा बहुत तो आपको नई चीजें जो इवॉल्व हो रही हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे बात करें एक्सपर्ट सिस्टम में, अभी आपको बताया माइसिन इसका एग्जाम्पल है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन ही देखूं, अगर मैं ऑप्शन ही देखूं तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे एक ही ऑप्शन से करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि ए का क्या होना चाहिए, ए का यहाँ पे होना चाहिए 4। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है ए का 4 और एक ये मिल रहा है, तो ठीक है, ये दो ऑप्शंस तो मेरे एलिमिनेट हो गए। मतलब एलिमिनेशन के लिए भी दिमाग होना चाहिए। उसके बाद अभी आपने क्या देखा, आपने अभी देखा जो जेनेटिक एल्गोरिदम है, जेनेटिक एल्गोरिदम का एक ऑपरेटर है स्क्रैम्बल। तो अगेन सी का क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब अभी जो पढ़ा उससे भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। और फजी लॉजिक, फजी सिस्टम में क्या होता है, इन्फ्रेंस इंजन होता है। एक्चुअली ये दोनों ऑप्शन आपके एक्सपर्ट सिस्टम के साथ जाता है ना। आप ऐसा बोलोगे कि मैम इसका 3 क्यों नहीं हुआ, ये एक्सपर्ट सिस्टम के साथ जाएगा। तो चलो, अगर मैं इन्फ्रेंस इंजन को मतलब अगर ए का 3 बना देती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, तो और ऑप्शन मैच होने चाहिए ना। तो ए का एक ही ऑप्शन 3 है, तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा, एक ऑप्शन देखा टिक मार के चले आए। अरे कम से कम एक बार इसको पढ़ लेना। अगर आप एक्सपर्ट सिस्टम को इन्फ्रेंस इंजन से लगा रहे हैं, तो बी का वो बोल रहा है 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो बी का 4 मतलब माइसिन नहीं। माइसिन तो अभी हमने देखा दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। मतलब कि ऑल दो इसका एक ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट है, बट ये ऑप्शन फिर रॉन्ग हो गया, तो ये ऑप्शन आप कैसे लगाएंगे। तो थोड़ा उलट के देख लेते हैं। अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम को लगा देते हैं यहाँ पे माइसिन से, तो फिर मेरे सारे ऑप्शंस मैच हो जाएंगे, है ना। क्योंकि सुपरवाइज टेक्निक की बात करें तो डिसीजन ट्री इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। फजी एक्सपर्ट सिस्टम को माइसिन से लगा देते हैं, स्क्रैम्बल हमने यहां से पढ़ा, तो फजी सिस्टम में भी आपका इन्फ्रेंस इंजन होता है। बेसिकली जितने भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, फजी लॉजिक हो गया, एनएलपी हो गया, जेनेटिक एल्गोरिदम हो गया, ऐसा कोई भी एल्गोरिदम नहीं है जहां पे इन्फ्रेंस इंजन नहीं होगा। बिना इन्फ्रेंस इंजन का, बिना यूजर इंटरफेस का, बिना नॉलेज बेस का आप क्या ही इंफॉर्मेशन निकाल कर लेकर आएंगे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एआई के कुछ टॉपिक्स तो कॉमन ही है। ठीक है। नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक, क्या फजी फायर इज अ पार्ट ऑफ फजी सिस्टम, मतलब ये तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। क्या इन्फ्रेंस इंजन इज अ पार्ट ऑफ फजी सिस्टम, अभी जस्ट आपने ये आंसर देख लिया, तो दोनों दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो फजी सिस्टम में फजी फायर इज वन ऑफ द प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी क्रिस्प वैल्यू को आप कन्वर्ट करते हैं फजी वैल्यू में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फजीफिकेशन। तो अगर आपको फजीफिकेशन या फजी लॉजिक नहीं पता, हमारे चैनल पे आप जाएंगे, सिर्फ मैंने 2 वीडियो बनाया है फजी लॉजिक पे, नेट के लिए वो एनफ है वीडियो, और आपने सिर्फ वो 2 वीडियो कवर कर लिया। इवन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एआई का, तो आप उसको जरूर कवर कर लें। और यस, इट इज अ पार्ट ऑफ फजी सिस्टम। और अच्छे से समझने के लिए आपके पास जो नोट्स हो, नोट्स में आप ऐसे बना लीजिए कि कोई भी अगर आप इनपुट देंगे, पहले उसको फजीफिकेशन होता है, मतलब क्रिस्प वैल्यू को हम चेंज करते हैं फजी वैल्यू में। नॉलेज बेस होगा, इन्फ्रेंस इंजन होगा, और फिर उसी का हम डीफजीफिकेशन करते हैं। डीफजीफिकेशन जस्ट द अपोजिट ऑफ फजीफिकेशन, मतलब जो भी फजी वैल्यू आई उसको क्रिस्प वैल्यू में चेंज कर देना। अब कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनको फजी वैल्यू क्रिस्प वैल्यू नहीं पता। तो क्रिस्प वैल्यू का मतलब होता है विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, जैसे 0 1 2 3 ऐसा, हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स में। इसको जब आप फजी में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब जैसे 0 और 1, इसके बीच में आपको पता है इनफाइनाइट वैल्यूज है, तो ये सारे वैल्यूज फजी हो गए। जैसे 0.23 ले लिया, 0.56 ले लिया, तो दिस इज द इनफाइनाइट वैल्यूज विच एग्जिस्ट बिटवीन 0 and 1, ये फजी वैल्यूज हो गए। ये इसका डिटेल पिक्चर है। ओके, नाउ अगेन दैट इज द क्वेश्चन नेक्स्ट। सी फजी मीन्स क्लस्टरिंग इज सुपरवाइज मेथड ऑफ लर्निंग। क्या बताया है कि जब आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, और री लर्निंग क्या है। और तीनों के अंदर आपको एग्जाम्पल्स बिल्कुल भी याद होना चाहिए। जैसे मैंने क्या याद कराया है, क्लस्टरिंग है, वो अनसुपरवाइज का पार्ट है। इसके अंदर आपका आ जाता है रिग्रेशन आ जाता है, और आपका इसमें आरसी, एक बार आप ट्रिक देख लीजिएगा जो चैनल पे प्रेजेंट है, लाइक जैसे डिसीजन ट्री वगैरह हो गया, ये सारे आपके सुपरवाइज लर्निंग के पार्ट है। यहाँ पे लिखा है क्लस्टरिंग, तो क्लस्टरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, ये मुझे पता है। उसके बाद ये पीसीए क्या है, अगर आप पीसीए देखेंगे, नाउ दैट इज द टॉपिक विच इज टेकन फ्रॉम डीप लर्निंग।
ठीक है। डीप लर्निंग में भी ये टॉपिक रिसर्च का टॉपिक है। अब आप सोचो आप क्या क्या पढ़ के जाओगे, बट उतना डिटेल में नहीं पूछा है। ये जो डीप लर्निंग का एक रिसर्च का टॉपिक है, पीसीए, अगर आप पुराना क्वेश्चन उठा के देखेंगे, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। शायद ये पीएलई है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड विच इज यूज्ड नाउअडेज, जहां पे हम इमेजेस को बहुत रिफाइंड तरीके से उसके बिट्स पैटर्न को निकाल के और उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके उसका बहुत अच्छे से इमेजेस को एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। और बेसिकली ये यूज किया जाता है किसी भी इमेज के डायमेंशन को रिड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप डेटा डाउनलोड करते हैं किसी भी सर्वर से, तो यू आर गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो उस डेटा को रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है, एंड दैट इज अ टास्क डन बाय पीसीए। तो यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ए प्रायोरिटी क्या है? इट इज नॉट अ सुपरवाइज लर्निंग। हाँ, अगर आप यही पढ़ लेते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग के क्या क्या मेथड है, तो ये भी आपको पता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू मेथड। ट्रू स्टेटमेंट इज ट्रू। When a machine learning model becomes so specially tuned to its exact input, it fails to generalize to other similar data and is called underfitting. अब आप बिलीव नहीं करेंगे क्यों बोला जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, ये जून 2023 का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिसंबर 2022 का है। दिसंबर 2022 में डायरेक्टली पूछ लिया है आपको, ओवर फिटिंग से आप क्या समझते हो। और उस वीडियो में भी मैंने बताया था आपको ओवर फिटिंग का मतलब क्या है। आपने क्या किया है, अपने मॉडल को इतना ट्रेन कर दिया है, किससे? ट्रेनिंग डेटा से। आपके पास दो डेटा होता है, ट्रेनिंग डेटा से आपने क्या किया है, अपने मॉडल को बहुत ट्रेन कर लिया है। तो इतना ज्यादा आपने ट्रेन कर लिया है कि वो टेस्ट डेटा पे आपको आउटपुट क्या दे रहा है, लो आउटपुट दे रहा है। तो दैट इज ओवर फिटिंग यू हैव डन। और इसी को अपोजिट बोल देते हैं आपका ओवर फिटिंग, दैट इज अंडर फिटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ओवर फिटिंग क्या ऑब्जर्व करता है? when training iteration error on training set decreases but test set increases। आप जैसे जैसे टेस्टिंग का डेटा डाल रहे हो, है ना, वो क्या कर रहा है, आपको रिजल्ट कम दे रहा है, क्योंकि आपने उसको ओवर फिटिंग कर दिया। बोलते हैं ना, आपने एक बच्चे को इतना मैनिपुलेट कर दिया कि बच्चा डर के मारे कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कि नहीं मैं घर के बाहर जाऊंगा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपने उसको मैनिपुलेट कर दिया। तो सिमिलरली जब आप डीप लर्निंग में या फिर मशीन लर्निंग में जब आप किसी मॉडल को बनाते हैं, तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डेटा। तो जब आप ट्रेन करते हैं किसी भी मॉडल को, तो इसको इतना नहीं ट्रेन कर लेना चाहिए सेट ऑफ इनपुट से कि वो फिर एक्चुअल इन्वायरमेंट में जब वो एग्जीक्यूट होता है तो इट इज नॉट गिविंग यू अ बेटर रिजल्ट। तो ये होता है ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट लिखा है, बट दिस इज नॉट अंडर फिटिंग, इट इज ओवर फिटिंग। ये ओवर फिटिंग का डेफिनेशन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नहीं लगाएंगे तो कैसे समझ में आएगा क्या आंसर है? सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। मतलब ये दोनों आपका ट्रू स्टेटमेंट है, बाकी ये दोनों फॉल्स है। तो अगर मैं सो दिस इज द, यस, सो दिस इज द कंप्लीट डिटेल्स फॉर दिस वीडियो। मतलब इस वीडियो में हमने क्या देखा, जून 2023 के मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। एंड लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द क्वेश्चन। सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, पेपर वाज वेरी इजी ऑफ एआई। सर्च टेक्निक वगैरह पूछा नहीं, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पूछा नहीं, सिर्फ आपको जेनेटिक एल्गोरिदम, एनएलपी, एक्सपर्ट सिस्टम और बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिया है। और फिर जैसे सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग के मेथड्स पे काम क्वेश्चन पूछा है। तो एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पूछा है। अगर 10 क्वेश्चन पूछा है तो 10 में 10 आना चाहिए आपको। और ये सारे टॉपिक्स डिटेल में हमारे चैनल पे कवर है। तो स्टिल इफ यू आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर जून एंड दिसंबर 2024, तो जरूर अपने इन पे एआई की वीडियोस को कवर कर लीजिए, जो चैनल पे एब्सोल्युटली फ्री हैं। एआई की ठीक नेक्स्ट पे मैंने एआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वीडियो डाला है, जहां पे 2016 से लेके 2023 के सारे क्वेश्चंस वहां पे एक्सप्लेन्ड है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले इसको देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने से, लगाने से ही आपके फिर एआई के कॉन्सेप्ट्स भी कवर होते चले जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें। दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पे हम कंप्यूटर साइंस के यूजीसी नेट और सेट का प्रिपरेशन कराते हैं। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्सेज, देन you are supposed to contact and this number for the December 2024 also. So this is all about this video. Stay tuned for the next upcoming video. Thank you so much for watching us. Please like, share, comment and subscribe.